हेलो एंड वेलकम टू अपफ्रंट विद पल्लवी सरीन। मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर विक्रम मल्होत्रा, जिन्हें पार्टी ज्वाइन किए हुए तो काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई ओहदा नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले विक्रम जी, आपसे यही समझना चाहूँगी कि अब तो पार्टी को फॉर्म हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, आपको पार्टी ज्वाइन किए भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई ओहदा नहीं दिया गया। क्या बुखारी साहब को इस बात का थोड़ी घबराहट है कि कोई नया शख्स अगर ज्वाइन करता है, अगर आपको पहले ही ओहदा दे दिया गया तो वो शायद ज्वाइन ना करे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ओहदे दिए किसी को नहीं दिए गए। वी मस्ट हैव आवर फैक्ट्स राइट कि हम अभी देयर इज़ ओनली वन, वी हैव अ प्रेसिडेंट एंड उसके अलावा किसी भी, चाहे जम्मू हो, श्रीनगर हो, जितने भी तमाम हमारे सीनियर लीडर हैं, जूनियर हैं, सब में से किसी को ओहदे नहीं दिए गए और वो प्रोसेस चल रहा है। अभी इस सारे प्रक्रिया चल रही है कि वो कश्मीर भी गए, वहाँ भी उन्होंने लीडर्स के साथ चर्चा करी, उसके बाद जम्मू आए। यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यहाँ ये नहीं है कि आपने ओहदा डिसाइड हुआ और किसी ने कहीं बैठ के किया। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। डिस्कशन, डेलिब्रेशंस उन्होंने जम्मू की लीडरशिप के साथ भी की, कश्मीर की लीडरशिप के साथ भी की, एंड विद इन अ फ्यू डेज ही विल मेक अप हिज माइंड। अल्टीमेटली ही इज़ द अथॉरिटी एंड ही विल डिसाइड, और वो आपके सामने आ जाएगा कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे ओहदे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, एक नई पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि बहुत वोकल है इश्यूज़ को लेकर, चाहे इश्यूज़ जम्मू के हों या कश्मीर के हों। लेकिन फिर भी अभी तक ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी की शुरुआत है, ये पेरिफेरीज़ में देखने को नहीं मिली, यानी कि डोडा में, किश्तवाड़ में, राजौरी, पुंछ में कोई हलचल मची हो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नाम को लेकर, वो देखने को नहीं मिला। तो क्या कारण है, और क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी केवल जम्मू और श्रीनगर, ये सिटी सेंट्रिक अप्रोच जो है उसे अपनाएगी, या फिर सोच है कि इन पेरिफेरीज में भी जाना है? नहीं, ऑब्वियसली ये कोई दो डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी नहीं है, जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की। ये जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है पूरी, उसको रिप्रेजेंट करेगी। और अभी आप जैसा जानते हैं कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आज हम एकदम से शुरू नहीं कर सकते। राजौरी में आप देख रहे हैं लॉकडाउन था, कोविड के हालात ऐसे थे, पुंछ में, सब जगह ये फैल रहा है। तो अभी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर से बहुत लिमिटेड है। पर हाँ, जो लोग इच्छुक हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू में लोगों का रुझान है, बिकॉज पीपल वर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, एंड जैसे एक बीजेपी के लीडर ने पिछले दिनों अपने इंटरव्यू में कहा था कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। आज कश्मीर में भी लोगों के पास एक नई ऑप्शन है, एक नई शुरुआत की ऑप्शन है, और जम्मू में भी लोगों के पास ऑप्शन है। और बहुत सारे नौजवान, पर्टिकुलरली जो नौजवान तबके के लोग हैं, वो खुद आ रहे हैं, खुद से इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं। और हम मुझे लगता है हम बहुत इनकरेज फील कर रहे हैं। पिछले दिनों बुखारी साहब का जो विज़िट था, आपने उनका इंटरव्यू भी किया, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को कन्विंस किया। यहाँ लोगों को लग रहा है कि दे हैव एन ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोगों की बात हो रही है। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, यहाँ भावनात्मक राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ लोगों की बात हो रही है, और उसीलिए हम आए भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा मेजर एजेंडा रहा है, जिसको आज बाकी पार्टीज़ फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं, वो है स्टेटहुड का। हमने पहले दिन से कहा था कि 370 चला गया, 35 से चला गया, अब आगे चलना है। वी कांट लिव इन द पास्ट, हमको आगे चलना है। और स्टेटहुड का रिवाइव करना, जम्मू कश्मीर की स्टेट का रिवाइव करना हमारा एजेंडा है। तो उसी को आज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अच्छी बात है कि वो रियलाइज़ कर रही हैं कि उनको भी इसी सिचुएशन में काम करना है, इन्हीं सर्कमस्टांसिस में काम करना है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का अट्रैक्शन का मेन कारण भी यही है कि वी लुक डिफरेंट, वी साउंड डिफरेंट। यू सेड यू साउंड डिफरेंट। अभी आप जैसा कि आपने स्टेटहुड की बात की, तो ये देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला को भी एक इंटरव्यू हुआ, उसमें इंटरव्यू में हालांकि साफ शब्दों में तो नहीं, लेकिन वहाँ पर भी जो बातचीत थी वो स्टेटहुड को लेकर ही थी। लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं नहीं मांग रहा कि हमें स्टेटहुड चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इट इज़ कमिंग टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट नाउ इट इज़ पोस्ट 370 रियलिटी, जिसमें अब आपको दोबारा से 370 का राग नहीं अलापना, अब आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, अब आपको स्टेटहुड के बारे में सोचना है, अब आपको जो बाकी जम्मू कश्मीर के मसले हैं उनके बारे में सोचना है? देखिए, हम लोगों का कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने का भी मुख्य कारण यही था कि दे डिड नॉट रियलाइज़ कि it was very difficult for the central leadership and top leadership of the Congress party in Jammu to realize कि it is gone now. 370 is gone, we are living in a post 370 era, और हमको पॉलिटिक्स उसी हिसाब से करनी है। और हमको उन लोगों से बात करनी है
कि जो लोग आगे की सोच रखते हैं। तो आज 307 अगर आज कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, ये तमाम पार्टी कह रही थी कि नहीं 370 वापस लाया जाए, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, पार्लियामेंट में गए, राज्यसभा में कहा, हमने कहा कि ठीक है अगर ये आएगा सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से कोई उस पर फैसला वो हम मानेंगे, पर फिलहाल हमको आगे चलना है। पोस्ट 370 की जो सिचुएशन है उसमें हम कैसे लोगों की हक की बात करें, लोगों के मसाइल आगे लेके आएँ, वो बात हमको करनी है। इसीलिए इस पार्टी का गठन भी हुआ था। साथ ही में कांग्रेस के बड़े लीडर्स की अगर बात करें तो उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना है कि कांग्रेस के बड़े 3-4 लीडर्स ने ही जो है वो पार्टी छोड़ी है, और उन 3-4 लीडर्स की भी जब वो बात करते हैं तो उसमें वो आपका नाम नहीं लेते। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जब एक बार आप पार्टी छोड़ जाते हैं तो फिर उसके बाद एक लीडर की जो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट लीडर नहीं रहता? देखिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। जिन लोगों को हम तो वर्कर हैं, हम लीडर हैं ही नहीं, हम खुद को कभी लीडर मानते ही नहीं, वो होंगे जिन्होंने आपको बोला होगा। हाँ, मैं आज तक अपने आप को एक वर्कर कंसिडर करता हूँ। आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए वर्कर ऑफ द पार्टी। आई वर्क फॉर दी पीपल ऑफ माई स्टेट, पीपल ऑफ माई रीजन, जिनकी आवाज़ मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए जिन इश्यूज़ पे, वो हम आवाज़ उठाते हैं। तो उसके लिए लीडर होना या एमएलए होना या मंत्री रहा होना मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है। आप एक आम नागरिक होकर भी आवाज़ उठा सकते हैं, और हम तो अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता समझते हैं, लीडर कभी माना ही नहीं। साथ ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दफ्तर जो है वो बहुत आसानी से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मिल गया। उसके अलावा भी जैसे कि आपने कहा कि लोग ऑल्टरनेटिव समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, और ये भी एक छवि है कि केंद्र में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की छवि बहुत अच्छी है। फिर आखिर क्या कारण हुआ कि जो 4G की डिमांड शुरुआत में ही बुखारी साहब ने उठाई थी, और अपनी पार्टी भी शुरुआत से ही कह रही थी कि बस कल परसों हो सकता है 4G शुरू कर दिया जाए, हम डिमांड कर रहे हैं कि 4G शुरू कर दिया जाए, अभी तक भी वो डिमांड नहीं मानी गई है? देखिए, बुखारी साहब का पहले दिन से ये कहना था कि जो भी रेलेवेंट डिमांड्स हैं लोगों की वो मैं उठाऊंगा। अब हर डिमांड मानी जाए, पूरी की जाए, ऐसा तो होता नहीं, पर हाँ, आप आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। राजनीति में तो जो ताकत है वो उसके हाथ में होती है जो जिस वक्त सरकार चला रहा होता है। आज वो ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है, और जम्मू में एलजी साहब के पास है, और दोनों जगह इनकी सरकार है। तो ये बात लोगों तक लेके जाना, एलजी साहब भी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। वही कह रहा हूँ ना कि लोगों की बात सेंट्रल लीडरशिप तक ले जाना हमारा फ़र्ज़ है, पर इनका अपना विरोधाभास इतना कॉन्ट्रडिक्शन विद इन द सिस्टम है कि एक दफ़ा एलजी साहब कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन वहाँ से एमएचए से चिट्ठी आ जाती है कि हम 2G ही चलेगा, 4G रिस्टोर नहीं होगा। सो हम तो आगे भी ये बात करते रहेंगे, पर यह है कि जिस तरह से लोगों को एक तरफ से आप कहते हैं इलेक्शन करवाने हैं, फिर इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं प्रेरोगेटिव हमारा है, हम डिसाइड करेंगे, लेकिन तो हालात नड्डा साहब कहते हैं हालात ठीक नहीं है, एलजी साहब कहते हैं हालात ठीक हैं। सो इट इज़ ऑल ऑफ दिस इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। ये इसमें इतना विरोधाभास है कि लोगों को आज महसूस हो रहा है कि ये जब अपने कोर्ट डिसीजन में इतना इनका कन्फ्यूजन है तो हम लोगों के लिए ये क्या करेंगे। सो आप जो मसले कह रही हैं, चाहे वो SRO 202 का मसला हो, डोमिसाइल का हो, जितने भी मसले हैं, चाहे टोल प्लाज़ा का मसला हो, दिस इज़ ऑल हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हमको लग रहा है कि हमारी नज़र में जो गलत हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो एक एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, अपकमिंग पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों के सामने और केंद्र सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने डोमिसाइल का मसला भी जो है वो केंद्र सरकार के सामने रखा था, और डोमिसाइल का फैसला 72 घंटों से कम समय में जो है वो बदल दिया गया। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में 4G चलाना, 4G जो पहले भी जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, वो डोमिसाइल के फैसले से भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है? ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि एक 4G को लेके इतनी ज़्यादा जो डिमांड जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की उठ रही है, और बिल्कुल जायज़ डिमांड है, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरह से लोगों को ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस देनी पड़ रही हैं, उसमें जो दिक्कतें आती हैं वो हम और आप समझ सकते हैं। जिन लोगों के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो समझ सकते हैं कि आज उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। पर अगर उसके बावजूद भी ये दिल्ली के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, तो उसका मुझे लगता है कि ये अपनी ही इनकी बातों की कॉन्ट्रडिक्शन है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों के विरोध में जो फैसले हैं वो तमाम लिए जा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतनी एरोगेंस ऑफ पावर जो है वो इनको भारी पड़ेगी।
साथ ही में जब जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें, फैसले लिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि फ़ैसलों में भी कन्फ्यूजन है। जो जेकेएसएसबी ने निकाली है क्लास 4 की पोस्ट, उसमें कहा गया कि जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्हें इनएलिजिबल कर दिया गया है। तो उसको लेकर भी जो युवा हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि आप कैसे ओवर क्वालिफिकेशन को भी एक डिसक्वालिफिकेशन बना सकते हैं। तो उस पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है, और आपको लगता है कि जितने भी फैसले अब सरकार ले रही है, चाहे वो रिक्रूटमेंट को लेकर हो या किसी और मामले को लेकर हो, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है? जी बिल्कुल, देखिए कन्फ्यूजन कहाँ से पता चलता है कि जैसे ही एक फ़ैसला लिया जाता है 4 दिन में उसको वापस लिया जाता है। जैसे आप डोमिसाइल का देखें, जो जॉब पॉलिसी आई उसमें इन्होंने फ़ैसला लिया कि भाई आप जॉब पॉलिसी नहीं आई है, हम आपको SRO 202 के तहत लगाएंगे। फिर जब लोग उठ खड़े हुए तो इन्होंने वो फ़ैसला वापस लिया। इसी तरह से आप ये जो क्लास 4 वाला है, इसमें क्वालिफिकेशन कैन नेवर बी अ डिसक्वालिफिकेशन एनीवेयर, बट दे फियर, बिकॉज इनको एक असलियत पता है कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, और ख़ासकर ग्रेजुएट लोगों में, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों में, कि जब क्लास 4 की जॉब निकलती है तो उसके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई करता है। तो इससे समझ में आता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन हमारे नौजवान के बीच है, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू एड्रेस दैट, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू एड्रेस, यू ट्राई एंड पुट रोड ब्लॉक्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द रोड ब्लॉक्स जिसको इन्होंने लगाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको रिविज़िट करना पड़ेगा इसको भी। जहाँ तक बात है डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबरर्स की, एनवाईसी वॉलंटियर्स की, क्या आपको लगता है कि जब तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार नहीं बनती तब तक इन लोगों को भी इंतज़ार ही करना है कि इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा? देखिए, सरकार किसी की भी बने, मुझे लगता है कि सरकारें हमेशा सेंसिटिव होती हैं, और जो नहीं सेंसिटिव होती वो चली जाती, उनको लोग हटा देते हैं। पर सरकारें, जो चुने हुए आदमी होते हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल दैन द ब्यूरोक्रेट्स। तो आज जो अफसरशाही का राज यहाँ चल रहा है उसमें सेंसिटिविटी नाम की चीज़ ही नहीं है। चाहे वो कोविड से रिलेटेड फैसले हों, चाहे जनरली लोगों से रिलेटेड फैसले हों, उसमें सेंसिटिविटी का तो सवाल ही नहीं है। एक अफसरशाही ऑर्डर निकलता है, उसको सुबह इम्प्लीमेंट करने के लिए सिस्टम शुरू हो जाता है, बिना ये देखे कि इस ऑर्डर की रिप्रिकॉशंस आम आदमी के जीवन पे क्या होंगी। आप देखिए, लॉकडाउन में इतना देर लॉकडाउन रहा, बिजली का बिल आया, और बिजली का बिल सीधा से उन्होंने हर दुकानदार को दे दिया, जिसकी 4-4 महीने से दुकान भी बंद थी। तो आज लोगों को दिक्कत आ रही है कि आप उसमें कुछ ना कुछ इंसानियत, ह्यूमेन एटीट्यूड आपको ब्यूरोक्रेसी को लेना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल भी, अब वो कोविड से मेरे को लगता है अगर इतना डर गए, आज हम लोग फिर भी लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनते हैं, इनका जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, उनको रखते हुए। बट वो लोग तो ऐसे डर के बैठ के वो कहते हैं आप हमारे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो। आप कहाँ से एक गरीब आदमी जो फड़ी या रेडी लगाता है वो अपनी दिक्कत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाएगा डीसी साहब को? सो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी ज़रूरत है कि यहाँ एक इलेक्टेड सिस्टम हो। सरकार चाहे पर किसी की लोग बनाएंगे, पर वो सरकार जो है वही संवेदनशील होगी, सेंसिटिव होगी इन मैटर्स पे। साथ ही में डोमिसाइल को लेकर जो फैसला लिया गया कि जिन लोगों के पास पीआरसी है उन्हें भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी लोगों को बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं डोमिसाइल के लिए अप्लाई करने के लिए, और ऑफलाइन भी अगर वो अप्लाई करते हैं तो उसमें भी समय लग रहा है। डीसी जम्मू की अगर बात करें, क्योंकि तहसीलदार का दफ्तर भी वही है, वो तो कोरोना वायरस के कारण वो दफ्तर ही बंद हो गया है करंटली, तो उसके चक्कर में भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अब वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें तो कैसे करें, ना ऑनलाइन ऑप्शन है ना ऑफलाइन ऑप्शन है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इसे क्या आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली दफ़ा जब ये डोमिसाइल आया था, जब अमेंडेड आया था, तब भी हमने एक प्रेस रिलीज़ के माध्यम से कहा था कि हम चाहते हैं कि सरकार जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनको कंसिडर करे कि वो डोमिसाइल हों। उनको डोमिसाइल बनाने के लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन प्रोसेस दे दें उस पर, वो घर बैठे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब अपना अगर अपलोड करते हैं स्टेट सब्जेक्ट तो उसको वेरीफाई करके उनको इशू कर दें। पर आप जब उनको भी लाइनों में खड़ा करेंगे और कोरोना के जो महामारी से पीड़ित लोग हैं, परेशान हैं, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग की भी वहाँ दिक्कतें आ जाती हैं और प्रोसेस स्लो है, मुझे लगता है कि इस सारी को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। वो तब तक नहीं होगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो संवेदनशील नहीं होगी। मैं बेसिक आपको बार बार बता रहा हूँ। बुखारी साहब ने भी परसों उनको किसी ने सवाल किया कि इन वन वर्ड हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, ही सेड इनसेंसिटिव। सो इनसेंसिटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है उसको अपना रवैया बदलना होगा। साथ ही में एक बात चली थी, एक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनाई जाएगी। उस एडवाइजरी काउंसिल को लेकर ये भी कहा गया था कि उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के भी कुछ लोग होंगे। क्या अब आपको लगता है कि लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों का
जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उतनी सेंसिटिव नहीं है लोगों के इश्यूज़ को लेकर। देखिए उसमें हमारा मानना है बहुत बहुत स्पष्ट कि जो इलेक्टेड सिस्टम है दैट इज़ इन नो वे alternative for any other form of government. So government should get together and इलेक्शन कराने चाहिए जितनी जल्दी हो सके, ताकि यहाँ एक चुनी हुई सरकार आए, एक सीधे रास्ते से सरकार आए। अपनी पार्टी किसी भी पिछले दरवाजे से आने के लिए तैयार नहीं है, और उनका हमेशा से ये मानना है कि सीधे रास्ते से आए और लोग देश जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल तो 2 साल से ऊपर हो गया इलेक्शन को, हमारे ओवर ड्यू हो गया है। हालात भी अगर असेंबली कॉरपोरेशन के लिए ठीक है, पंचायत इलेक्शन के लिए ठीक है, मुझे लगता है असेंबली इलेक्शन भी हो सकते हैं अगर ये उसको हेसन करेंगे जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, और उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे तो उसी से लोगों को जो है मुझे लगता है राहत मिलेगी। डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी क्योंकि चल रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने मना कर दिया कि हम डिलिमिटेशन में हिस्सा जो है वो नहीं लेंगे। क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को फिलहाल कंसल्ट किया गया है इस डिलिमिटेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग? नहीं, अभी तक तो फॉर्मली कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो ये पुराना तरीका रहा है। वो पंचायत इलेक्शन भी बॉयकॉट करते हैं, फिर अपने प्रॉक्सीज खड़े कर देते हैं। मुझे लगता है कि जो भी प्रोसेस अगर ये है जहाँ लोगों के हक की बात है, वहाँ ज़रूर उस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, और अगर हमको किसी लेवल पे इन्वॉल्व सरकार समझेगी ज़रूरी, तो वी विल डेफिनेटली गिव इन आवर इनपुट्स। आखिर में विक्रम जी, दोबारा से 5 अगस्त आने वाला है, लगभग 1 साल पूरा हो जाएगा ये फैसला जब लिया गया था कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को भी हटाया गया, और साथ ही में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया, और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर अब 2 यूनियन टेरिटरीज़ में जो है बांट दी जाएगी। क्या लगता है इस पिछले एक पूरे साल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, क्या बड़ा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला? देखिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, कोई ऐसा पॉजिटिव बदलाव नहीं हम सबके जीवन में आया जिसकी हम उपेक्षा करते थे। लोगों को लगता था 370 टूट जाएगी, 35 टूट जाएगी तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की नदियाँ बहेंगी, यहाँ जॉब्स आएंगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ लोग। अभी हम बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम बेसिक, अभी तक एक भी पैकेज इस सरकार ने टूरिज़्म को लेके, रिलीजियस टूरिज़्म को लेके, कटरा के लोगों के लिए लेके, पिट्ठू वालों के लिए, घोड़े वालों के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, शिकारे वाले के लिए, हाउस बोट वाले के लिए कोई पैकेज नहीं दिया, जिसकी उम्मीद करते थे, क्योंकि हम 1 साल से लॉकडाउन में थे। 5 अगस्त से पूरा देश तो 4 महीने से लॉकडाउन में था, हम तो पिछले 1 साल से लॉकडाउन में थे, और किसी किस्म का इंडस्ट्री के लिए पैकेज अनाउंस नहीं हुआ। और जॉब्स 50,000 लास्ट जो पहले गवर्नर साहब ने अनाउंस की थी, उसको भी आप देख रहे हैं किस तरह से टुकड़ों में यहाँ लाया जा रहा है, और अभी उसमें भी कहीं रिक्रूटमेंट शुरू ही नहीं हुई, सिर्फ फॉर्म्स लिए गए हैं अभी 1 साल में। सो मुझे लगता है 1 साल में वादे किए गए, जम्मू कश्मीर को एज ए लेबॉर्ट्री यूज़ किया गया, हम लोगों को एज गिनी पिग्स यूज़ किया गया टू एक्सपेरिमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। 370 की राजनीति देश भर में करने के लिए, और जिन लोगों के सर पे की गई उनको उसका डायरेक्ट बेनिफिट अभी तक कोई नहीं दिया गया। और जम्मू के लोग आज निराश इसीलिए हैं क्योंकि जम्मू के लोगों ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में दिया, और उम्मीद की कि आज एक छोटी सी बात अगर आप देखें तो जो 4 घंटे का प्रसार भारती पे डोगरी चैनल चलता था उसको बंद कर दिया गया, जबकि केंद्र में इनकी सरकार है। जम्मू कश्मीर से एक अहम मंत्री जो हैं वो पीएमओ में है, और वो 4 घंटे का स्लॉट भी बंद कर दिया गया, जब आपकी डोगरी 8 शेड्यूल में है। डोगरी की बात उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए वो स्लॉट भी डीडी काशिर को दे दिया गया। तो मुझे लगता है कि जितने जम्मू विरोधी फैसले हुए हैं, चाहे वो टोल्स लगाने के फैसले हों, चाहे SRO 202 हों, चाहे और तमाम फैसले हों, वो सब इसी रजीम में लिए गए, जिस रजीम से जम्मू के लोगों को ख़ुसूसन बहुत सारी उम्मीदें थी। आखिर में जब ये फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का, ये कहा गया था कि कारण है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कश्मीर घाटी से जो है टेररिज्म को ख़त्म करना है। क्या आपको लगता है कि टेररिज्म इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग इरेडिकेटेड फ्रॉम कश्मीर? नो, आई डोंट थिंक सो। देखिए, उन्होंने वादा किया था हम इसका स्टेटहुड बहाल करेंगे। 370 तोड़ना बीजेपी के पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो था, बट स्टेटहुड वापस लेना, डोगरा स्टेट को तोड़ना और डोगरा स्टेट का स्टेटहुड छीनना,
और उसको यूनियन टेरिटरी बनाना, और वो भी इतनी बड़ी मतलब जियोग्राफिकल एंटिटी को, मुझे लगता नहीं ये बीजेपी का ये तो था नहीं, पर इन्होंने ये किया। और अब ये इट इज़ हाई टाइम दैट द स्टेटहुड इज़ रिस्टोर्ड। और अपनी पार्टी का संघर्ष पहले भी इसी को लेकर था, आगे भी इसी को लेकर रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर की जाए, जम्मू की कश्मीर की जो डोगरा स्टेट है उसकी ग्लोरी रिस्टोर की जाए, और तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। पर क्या आतंकवाद में कमी आई है? एक बड़े सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने भी जो है वो रेजिग्नेशन दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि माहौल जो है वो कश्मीर घाटी में बदल रहा है। आतंकवाद की कमी अगर आप इस चीज़ से नापेंगे कि इनकाउंटर्स हुए हैं, मिलिटेंट्स मरे हैं, ऐसा पहले भी हुआ है, पर उतने ही रिक्रूट भी हो जाते हैं। सो मुझे लगता है उसके पैरामीटर्स बहुत अलग हैं जो उसको देखने के लिए कि आतंकवाद में कमी आई। वो फिगर्स, वो स्टैटिस्टिक्स जब निकल के आएंगे इस साल भर के, तो उससे शायद तय हो सके। पर माहौल जो है अभी भी मुझे लगता है कि उतना मिलिटेंसी फ्री माहौल में हम नहीं रह रहे हैं, और ख़तरे हैं। पाकिस्तान उसको लगातार चला रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको इसी सब के बीच जीना भी सीखना है। जैसे हम कोरोना की महामारी के साथ जीना सीख रहे हैं, वैसे ही कश्मीर के जो हालात हैं उसी में जीना सीखना है। और अगर हम एक ना एक चीज़ को उसका रीज़न बना देंगे कि हम 4G इसलिए रिस्टोर नहीं कर रहे क्योंकि हालात ख़राब हैं, हम चुनाव इसलिए नहीं कर रहे कि हालात ख़राब हैं, फिर करा भी दें, तो मुझे लगता है वो सब से हमको निकल के आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना, इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बड़ा बदलाव जिसकी एक्सपेक्टेशंस जम्मू कश्मीर के लोगों को थी उस वक्त, जिस वक्त फैसला लिया गया था अगस्त 5 को, वैसा कोई भी बड़ा बदलाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। और साथ ही में जम्मू में जो है वो ग्रोइंग रिजेंटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह के फैसले जम्मू में लिए जा रहे हैं वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट है।